स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद कॉर्पोरेट में और दूसरे सेक्टर्स में अपनी लाइफ कैसे सेटल करेंगे? आज इंडस्ट्री क्या मांग रही है और इंडस्ट्री से जब हम बात करते हैं वो ये कहती है ये नहीं कि 10 चीजें रिज्यूमे में लिखी है और बोलोगी मैं जानता हूँ। जानने से काम नहीं चलेगा, मास्टरी होगी। मास्टर। नमस्कार, वी सर पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट सीरीज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें समाज के, इंडस्ट्री के, एकेडमिया के, हर वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कुछ सवाल जो अनसुलझे रहते हैं, लोगों के मन में होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते, या बहुत सारे लोगों को ऐसा अच्छा गाइड प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग ऐसी शख्सियतों को लेकर के आते हैं कि जिनका बहुत बड़ा रिच एक्सपीरियंस है और उन्होंने हजारों लाखों लोगों के साथ काम करने के बाद अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज के हमारे इस पॉडकास्ट, जिसका हमारा टाइटल है रेसिंग विद चेंज, अडॉप्टिंग टू ओवरनाइट टेक शिफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, एआई, ये सारे जो नए टर्म्स हैं, इसने लाइफ को बहुत चेंज किया है। तो आज के जो हमारे मेहमान आज के पॉडकास्ट में हैं वो हैं डॉक्टर बबीता कटारिया। बबीता जी, मेरे इस इनविटेशन को स्वीकार करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। धन्यवाद गौर साहब, आपने भी मुझे यहाँ बुला के एक मौका दिया जिससे मैं इस दुनिया से रूबरू हो सकूं, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं इससे पहले कि आगे कुछ प्रश्नों में जाऊं तो मैं चाहूंगा कि आपको एक परिचय पढ़ा देता हूँ बबीता जी कटारिया जी का। तो बबीता जी ने BA-MS किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, PhD करी गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी से। 30 साल, 3 डिकेड्स, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारी जमाने को, टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए मैडम ने अपनी आंखों के सामने देखा। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेडिकल साइंस में है, करियर मैनेजमेंट में है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में है, इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप में है। यानी वो जानती हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद कॉर्पोरेट में और दूसरे सेक्टर्स में अपनी लाइफ कैसे सेटल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में है, कॉर्पोरेट में है और रिसर्च और डेवलपमेंट। तो उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ काम किया। एट प्रेजेंट मैम के पास एक बड़ा जबरदस्त चार्ज है GNIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ मैम III, 3 I, 1 2 I नहीं, 3 I, IIIC, जो पूरा उनका विंग है, उसकी ग्रुप डायरेक्टर। तो बबीता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या, कैसी आपकी जर्नी है? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन शॉर्ट में अपनी जर्नी बस इतना ही बोलूँगी कि मैंने अपना जो सारा प्रोफेशन था मेडिकल साइंस से स्टार्ट किया और आई वॉज अ लेडी डॉक्टर एंड प्रैक्टिस फॉर 12 years इन दिल्ली। एंड वहाँ पे हमने जो नॉर्मल एक ऑप्स का काम होता है, बच्चों को इस दुनिया में लाना, वो वाला काम हमने किया। मुझे ये पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे मैं जिन बच्चों को पैदा कर रही हूँ उन बच्चों को है आगे जाके मुझे जॉब भी दिलानी पड़ेगी और उनके लिए मुझे उनका सारा का सारा पूरा करियर ओरिएंट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई हैड सम प्रॉब्लम और मैंने अपनी प्रोफेशन को चेंज किया एंड आई डिड माई मास्टर्स एंड डिड PhD फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे मेरा जो अपना टॉपिक था वो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर था, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च करी और 6-7 हॉस्पिटल्स के साथ हमने सर्वे करके, पूरा रिसर्च करके, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से विद डिफरेंट उनकी ओनरशिप थी, लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल दैट MCT के थे और ये सब चीज़ें थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से। और वहाँ पे हमने देखा कि IT कहाँ तक यूज़ हो रहा है।
तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं था, वहाँ पे सब कॉपी पेन पे काम करते थे। तो वहाँ से चेंजेस देखना शुरू कर दिया 1 to 1। और उसके बाद जो आईटी सबसे बड़ा बूम आया, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया दुनिया में, उसके आप मास्टर बन गए, आप पढ़ाने लग गए। तो मैंने कॉलेजेस को ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक कॉलेज ने कहा जी आप हमारी प्लेसमेंट्स भी देखो। प्लेसमेंट्स हमें पता नहीं था क्या होता है प्लेसमेंट, क्योंकि हम तो मेडिकल लाइन से, तो मेडिकल लाइन में तो कोई प्लेसमेंट नहीं होता, इंजीनियरिंग लाइन में होता है। फाइनली वी वाज ड्रॉप्ड इन दिस फील्ड एंड देयर आई फाउंड व्हाट आई कैन यूज ऑल माई एजुकेशन ओवर हियर, वट एवर आई हैव स्टडीड इन माई लाइफ। तो मैंने अपना जब भी स्टूडेंट, एक बच्चा प्लेस होता है या जो बच्चा प्लेस नहीं होता, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो प्लेस होता है वो बहुत खुश होता है, जो प्लेस नहीं होता वो डिमोटिवेटेड होता है। तो मैंने वहाँ पे अपना मेडिकल एक्सपीरियंस यूज़ किया, साइकोलॉजी। तो वहाँ पे हम बच्चों को बताते थे कि क्या हुआ, अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, इससे ज़्यादा अच्छा कहीं और है, तो तुम उसके लिए मेहनत करो। आज सीखो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम पीछे रह गए, जो मेरे को आज जॉब नहीं मिली। तो वहाँ पे भी यूज़ हुआ। इंडस्ट्री से थी तो इंडस्ट्री में मैंने काम किया, तो इंडस्ट्री में क्या चाहता है इंसान, तो लर्निबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब बच्चे में चाहता है, ये सिखाया बच्चों को। फिर आया तीसरा, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी, तो आई हैड लर्न टेक्नोलॉजी, आईटी, मेरा मास्टर्स MCA आई हैव डन, सो अच्छा। आईटी आ गया। तो आईटी उनको वहाँ पढ़ाया, मैं नेटवर्किंग पढ़ाती थी, C++ पढ़ाती थी, जावा पढ़ाती थी, एक मेडिकल डॉक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो हम भी तो सीख रहे हैं। अगर आज आप भी देखें तो आपने कहीं कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, कहीं कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल आप AI यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली भाई हम लोग पता भी नहीं चलता और हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और फाइनली मैंने इसी फील्ड को चूज़ किया और टिल दैट टाइम मेरा पूरा जो करियर है करीबन 20-22 साल का इसी लाइन में है। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गेट प्लेस इन गुड कंपनीज, रिनाउंड कंपनीज, और जो जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है वी गाइड आवर स्टूडेंट्स। मैं उनकी तरफ जाके उनको समझ के, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो बहुत जल्दी समझ जाती हूँ, जब उनके आंसू आते हैं तो मुझे पता होता है कैसे पूछना है और कैसे रास्ता दिखाना है आगे बढ़ने का। तो यही मेरी एक छोटी सी लाइफ है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वट एवर आई हैव लर्नड, वट एवर आई हैव, आई कैन गिव टू दिस सोसाइटी एंड टू माई स्टूडेंट्स। बहुत जबरदस्त मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे जो चीजें आपने नहीं बताई थी या जो मैं रिसर्च नहीं कर पाया वो आज दर्शकों आपके सामने लाइव आ रही है। मैम मैं थोड़ा सा पेस चेंज करता हूँ। यस सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो अब आई है, AI, डिजिटल इंडस्ट्री का जो सब जो ऑटोमेशन वगैरह हो रहा है, इसमें आप कैसा देखते हैं मार्केट को, और स्टूडेंट्स की तैयारी क्या उस तरह से है या क्या उनको करना चाहिए? देखिए सर, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हर 15 दिन में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इतना फास्ट है, मूवमेंट इतनी फास्ट है। अभी हम बात कर रहे थे C++ जावा की, तो जावा आपका पाइथन आ गया, आपका आप .NET आ गया, अब ये आ गया। बच्चा क्या करे, बच्चे को ये नहीं पता कि मैं करूँ क्या अल्टीमेटली, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। कंपनीज जो प्रोजेक्ट्स बना रही थी उन्होंने प्रोजेक्ट्स में और हायर डिमांड करना शुरू कर दिया, भाई इस टेक्नोलॉजी का बच्चा है तो वो दे दो, इस टेक्नोलॉजी का। सो व्हाट वी ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल ठीक है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट जो आप पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ो। अगर मैं अपने रेज्यूम में लिख रही हूँ कि मुझे C आती है तो वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है, आप लिख रहे हो, तो आपका रिजेक्शन तो वहीं हो रहा है। और उसके बाद हमारा जो जितना भी बच्चा है, अगर हमारा बच्चा समझ जाएगा इस चीज़ को, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैंने इंजीनियरिंग करी, अब उसको बेसिक चीज़ नहीं आ रही और वो हाई फाई फंडास के लिए भाग रहा है। तो सबसे पहले उसका बेस अच्छा, हम कहते भी हैं ना कि अगर मकान की रूट अच्छी, नींव अच्छी है तो वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, पेड़ की नींव अच्छी है तो हमेशा खड़ा रहेगा।
तो उसी तरीके से हर स्टूडेंट को समझना चाहिए, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स पे काम करें। बेसिक्स करने के बाद आप ये देखिए मेरे पास कहाँ पे टाइम है, आप अपने टाइम को पार्ट करें, स्लॉट्स बनाएं। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि इतने टाइम पे मैंने अपना करिकुलम कर लिया, अब मेरे पास ये टाइम है, इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ? तो आप अपने आप को स्किल अपस्किल करें, स्किल एंड अपस्किल। तो जब वो आप स्किल और अपस्किल के उसमें आएंगे तो आपको पता चलेगा, आप अपने सीनियर से बात करें, अपने टीचर से बात करें, अपने मेंटोर से बात करें, अपने इंडस्ट्री में जो आपके कजन्स ब्रदर्स जो भी काम कर रहे हैं उनसे पूछिए आज इंडस्ट्री क्या मांग रही है। और इंडस्ट्री से जब हम बात करते हैं वो ये कहती है कि हमें बेंट ऑफ माइंड स्टूडेंट का इंजीनियरिंग दे दो, बाकी हम देख लेंगे। ओके। क्योंकि उसको भी पता है कि टेक्नोलॉजी हर समय चेंज हो रही है, उसको एक बेसिक, अब मैं आपको एआई पढ़ा रही हूँ, अगर आपको एआई का मतलब ही नहीं पता तो आप पढ़ेंगे क्या? तो कहते हैं आप बेस जो आपने चैप्टर पढ़ाना था ना वो पढ़ा दीजिए, लेकिन उसको वो चैप्टर आना चाहिए। जब मैं इस एआई को आगे लेके जाऊं तो उसको उन टर्म्स का मालूम होना चाहिए, उस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को लगे ये तो भाई आई एम नॉट, वो ही इज लॉस्ट, व्हाट आई एम स्टडी। So these are the transformations which are coming and the student should be very very much open for everything. कि कभी भी कुछ भी चाहिए, he should be a warrior, बिगुल बजा, he should be ready। और वो धीरे धीरे लेकिन बट विद देयर टाइम, आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है, उसको आप बांटें, उसको आप बाइफिकेट करें, इस तरह से करें जिसमें आप अपना करिकुलम कंप्लीट करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें और साथ में अपने स्किल को इन्हांस करें। थैंक यू मैम। मैम ने एक बड़ी बड़ी चीजें बोल दी हैं कि जो करो उसको मास्टरी के साथ करो। यस। ये नहीं कि 10 चीजें रिज्यूमे में लिखी है और बोलो कि मैं जानता हूँ, जानने से काम नहीं चलेगा, मास्टरी होनी मास्टरी। बहुत अच्छे। मैम मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आपके IIIC जो सेल आपने बनाया अपने कॉलेज में, मैं अभी बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ, सेलेक्ट भी करते हैं अपनी कंपनी में हमको। तो ये जो इंडस्ट्री इंटरफेस, या मैं सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप उसको मुझे करेक्ट करिएगा कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो देखिए हमारा, अगर आप इस नाम को देखेंगे, इसका नाम पूरा है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरफेस सेल। सो अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ अपने आप में एक एंटिटी है। इंस्टीट्यूट जहाँ पे हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में बच्चा काम करेगा, इंटरफेस हम ये क्या काम कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट है उसको इंडस्ट्री से मिलवा रहे हैं, इंटरफेस, और ये क्या है, पूरा सेल है। सो इसको इस तरह से डेफिनेशन दी गई। और अब जितनी भी स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं हम लोगों की इंस्टीट्यूट की, वो ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ सेल जो बच्चे को करियर ओरिएंटेशन करे। तो हमारे इस इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरफेस सेल के 3 पार्ट्स हैं, करियर ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। सो करियर ओरिएंटेशन में जो स्टूडेंट है उसको हम पूरा का पूरा गाइड करते हैं, उसके मेंटोर्स हैं, नॉट ओनली फैकल्टी, हम लोग इंडस्ट्री से भी उनको मेंटोर्स दिलवाते हैं। वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे, आपके सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, जितना भी सेकेंडरी डेटा है उसके ऊपर वो काम करता है, उसको बताया जाता है कि ये फील्ड हो सकते हैं। तो उसका पूरा करियर ओरिएंटेशन। एक बच्चा कहता है मुझे हायर स्टडीज़ पे जाना है, हायर स्टडीज़ पे बच्चा जाएगा, क्या करना चाहते हो? आजकल कॉम्बिनेशन होता है बीटेक MBA। भाई आप MBA ही करना था तो आपने बीटेक क्यों करी? आप बीटेक MTech करें ना, रिसर्च में जाएं, आप एक इंजीनियर हो, एक मास्टर्स MTech करो, MTech करने के बाद आप देखो आपका क्या फील्ड है। मैनेजमेंट की बात है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अगर मुझे ये पता है कि मैं अपने आप में एक पर्सन हूँ और मैं सुबह उठ के रात तक मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे सब कुछ करना है, अगर वो मैनेजमेंट आपको आती है तो आप किसी तरह की भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट शुरू होता है। तो अगर वो ये चीज़ समझ रहा है तो MBA इज़ नथिंग। आप MBA तो साथ साथ भी कर सकते हो क्योंकि आप समझ रहे हो। सिर्फ आपको एक किताबी तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसकी हर चीज़ की एक टर्मिनोलॉजी है, हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी है, हर तरीके से उसको एक गाइड किया जाए, उसको रास्ता, इसीलिए पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि MBA नहीं भी पढ़ेगा तो उसको MBA आ जाएगी, नहीं।
एमबीए में जो चीज़ें हैं वो आपको एक रिसर्च में लेके जा रहा है, उसको आपको समझा रहा है कि आप उसको ऐसे मैनेजमेंट करोगे तो कोई भी बिजनेस बढ़ सकता है, जिस भी सेल्स में जा रहा है वो सेल्स कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, रिटेल कर सकता है, वॉट एवर इट इज़। बट एक मेरा अपना मानना है कि अगर कोई बीटेक कर रहा है तो उसको एमटेक करनी चाहिए, उसको रिसर्च में। मैं आज देखता हूँ आजकल एमटेक की सीट्स खाली रहती हैं, लोग जाते ही नहीं। यही, अगर वो एमटेक करते थे कि आज हमारे कॉलेज के अंदर, अगर आप देखो कॉलेजेस के अंदर बीटेक को नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल। तो बीटेक के लिए उसको क्या चाहिए, एमटेक। एमटेक। बीटेक एमबीए कॉम्बिनेशन से वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता, तो अल्टीमेटली बीटेक एमटेक चाहिए। तो व्हाई ही इज नॉट गोइंग इन एमटेक? तो ये बच्चों को थोड़ा समझ, तो हमारे को जब ये करियर ओरिएंटेशन होती है, हम बच्चों को बिठा के ये बात समझाते हैं। ठीक है, एक बच्चे का हो सकता है कोई ऐसा फैमिली बिजनेस है जिसमें उसको इंजीनियरिंग भी चाहिए, उसको मैनेजमेंट भी चाहिए, एमबीए, तो वो बीटेक एमबीए करेगा। लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, अगर हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पे हम इनको करियर ओरिएंटेशन, एक बच्चा कहता है नहीं मेरे को तो अपनी फैमिली बिजनेस करना है, तो भाई अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपको किस पोजीशन पे वो बिठाने वाले हैं आगे, आप उस तरह की इंटर्नशिप, उस तरह के प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें करो। एक बच्चे कहता है नहीं मेरे को तो अपना स्टार्टअप खोलना है, एंटरप्रेन्योर बनना है और स्टार्टअप खोलना है, तो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक स्टार्टअप खोलने के लिए क्या क्या रिक्वेस्टीज़ हैं, क्या उसको रिसोर्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए, किस तरीके से किस आइडिया को उसको जनरेट करना है, कौन उसका मेंटोर होगा, कौन उसको समझाएगा, क्या गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या हैं, आपको गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है, फिर आप एक स्टार्टअप को सोच सकते हो। तो इस तरह से ये होता है करियर ओरिएंटेशन, हम उनका करते हैं। फाइनली दे कम फॉर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग बच्चा कर रहा है, अब एक उसकी टेक्निकल होती है ट्रेनिंग, एक उसकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है। क्योंकि आज कंपनी क्या कहती है कि अगर एक बच्चे को देखा जाए तो बच्चों में एजिलिटी नहीं है, बच्चों में एथिक्स नहीं है, बच्चे लॉयल नहीं है, ऐसा कंपनीज कह रही हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, अवेलेबल। तो हम देखते जो है बच्चों को ये कहते हैं कि आप बच्चों को थोड़ा सा ये सिखा के ज़्यादा भेजें कि उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, उसमें सोच होनी चाहिए, उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, उसमें एथिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी ट्रेनिंग्स भी उसके लिए ज़रूरी है कॉलेज लेवल पे। उसके बाद उसका टेक्निकल है, क्योंकि बिकॉज एज वी हमारा टॉपिक भी है टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो उसको उस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हम अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि उसको एक करिकुलम तो करना ही करना है, क्योंकि उसको डिग्री कंप्लीट करनी है, बट उसको स्किल एंड अपस्किल भी करना है। तो ये चीज़ उसका आपका ट्रेनिंग पार्ट में आता है। एंड फाइनली प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में भी उसको क्यों, क्योंकि उसने ट्रेनिंग करी, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट उसका एप्टीट्यूड है, फिर उसको वो क्लियर करना है। अगर वो नहीं क्लियर कर पाया तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू है, अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो वो बता ही नहीं पाएगा, कितना मर्जी वो टेक्निकल हो। तो इसलिए उसको वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अल्टीमेटली उसको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी के लिए उसने प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है। तो ही शुड बी वेरी वेरी ओपन टू वर्क, या आप किस तरह का काम करना चाहते हो, आप ओपन फॉर एनी लोकेशन, ये वो सब उसको पता होना चाहिए। एंड फाइनली HR राउंड, दैट इज़ अ फाइनल राउंड। अगर वहाँ पे भी बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली ही विल बी आउट ऑफ द लाइन। So ultimately, this is the main goal of this institute, Industry Interface Cell, that we should orient the student, then we should train the student, and finally we should place the student. बहुत सारे बबीता जी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स या CRC सेल होता है, या अब जो नया टर्म आपने दिया IIC सेल, और इवन इंस्टीट्यूशंस के ओनर डायरेक्टर्स, उनका सबका ये सोच रहता है कि भाई हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद अच्छी जगह प्लेस हो जाए, अपना करियर का स्टार्ट करें। आपने बीच में एक बात बोली थी मैम, मेरा वो सवाल था कि टेक्निकल स्किल और बुकिश नॉलेज और ये सब कुछ करने के बाद, मैं भी बहुत लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, देखता हूँ, तो जो रिफ्लेक्शन इन देयर कॉम स्किल, जो सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, लाइफ स्किल बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत वीक पाए जाते। और ऐसा नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे उसका कुछ ना कुछ काम करता भी होगा। क्या इसमें आपको कहीं ये लगता है क्या कि जो कॉलेज लेवल पे जो उसकी पढ़ाई चलती है और जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है, उसमें कुछ मिसमैच है? सर एक्चुअली मिसमैच तो नहीं है, बट हाँ देयर इज अ थॉट गैप है।
आप गैप भी नहीं उसको कह सकते, हम उसको बोलेंगे थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस। अब आप एक बच्चे को देखिए कि जो आपके कॉलेज में ठीक से एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा, आप उसको कंपनी में ज्वाइन करवाइए और 20-25 दिन के बाद उसको आप बच्चे को मिले तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया से बोल रहा है, फर्क पड़ेगा। चाहे वो हिंदी बोल रहा है, चाहे इंग्लिश बोल रहा है, चाहे और कोई लैंग्वेज बोल रहा है। बिल्कुल। सो ही इज़ वेरी मच ओपन। Right. तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, Yes. वो टर्म, वो जो चीज़ है ना वो अप्लाई होती है। होता क्या है कि हम अपने घरों की बात करते हैं, मैं भी घर से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे घरों में भी हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, हिंदी प्योर हिंदी बोलते थे हम जी, लोग। एनवायरनमेंट ही नहीं था, ठीक है। अब जब तक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, कहते हैं ना एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, तो हमारा क्या होता है, हेजिटेशन नहीं खुला, प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर आप हिंदी की वोकैबलरी देखें, आपके पास बहुत सारी है क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोलते आए, तो पूरी वोकैबलरी है। अब इंग्लिश की वोकैबलरी आप बताइए, बच्चे के पास वोकैबलरी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे ही उसको बोलने के लिए कहा जाता है वो हिंदी से इंग्लिश कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर। अब जब वो इंग्लिश कर रहा है तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं है। अब वर्ड्स नहीं है तो वो सेंटेंस पूरा कैसे करे, तो अल्टीमेटली वो टूट जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये मेन आती है। तो हमारे को, अगर हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं, मैं तो हमेशा बच्चे से बोलती हूँ, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे लेकिन हिंदी तो ढंग से बोलो, ठीक बोल दो, वही अपनी मातृभाषा तो हम ढंग से बोलें। बच्चा वही नहीं बोल पा रहा। तो अगर हम बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दें, जब हमारे स्कूल से लेके वो कॉलेज आ रहा है, अगर हम एक अपने दिन में नियम बनाएं कि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या, जैसे हम स्कूल में, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे को रीडिंग कराई जाती थी, ये सब चीज़, तो हम सोचते थे पता नहीं रीडिंग क्यों करवाते हैं। रीडिंग का पूरा एक क्लास होती थी, एक पूरा एक पीरियड 50 मिनट्स का पीरियड होता था। उसका पर्पस था, उसका पर्पस ये था कि उसको खड़ा कर दिया जाता था बच्चे को और बोलते थे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप पढ़िए। अब जब वो पढ़ता था उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका स्टाइल, उसका एक्सप्रेशन, और सबसे बड़ी बात, उन 60 बच्चों के और अपने टीचर के सामने खड़े होके हौसला उसको पढ़ना, तो वो जो चीज़ है ना वो मिसिंग है कॉलेजेस के अंदर। तो वो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ाती थी और पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले दिन जो मैंने पढ़ाया होता है, मैंने अपनी क्लास में आइडेंटिफाई किए होते हैं ये 4 बच्चे, ये अगले दिन 4 बच्चे। हम क्लास में जाते थे और उन बच्चों को बोलती हूँ मैं, जो पहले दिन पढ़ाया था बताओ। अब इससे बहुत सारे काम हो रहे हैं, इससे बच्चा क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, रिवीजन हो रही है, और सबसे बड़ी बात है बच्चे को ये पता है कि मुझे इन 60 बच्चों को फेस करना है। तो उससे कम्युनिकेशन, तो हमें कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। हर बच्चे को हमें ये बोलना पड़ेगा डेली 2 वर्ड याद करो, 2 वर्ड के साथ उसके सिनोनिम याद करो और एक उसका एंटोनिम। आप देखेंगे तो सारे दिन के अंदर वो 12 वर्ड याद कर रहा है। आप कॉलेज से स्कूल जा रहे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो, कहीं से भी कहीं जा रहे हो, 2 वर्ड पकड़ लो और उसको रास्ते में अपनी थिसैरस, आजकल तो मोबाइल है, अपना डाउनलोड करो, वहाँ पे उसको पढ़ लो, उसके याद करते रहो। अब आप अगर सोचिए, अगर उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की होती तो आज उसकी वोकैबुलरी क्या होती, वोकैबुलरी क्या होती, पहला। दूसरा यही फ़र्क, जब वो कॉलेज से किसी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाता है, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे जब बिजनेस लैंग्वेज है, वेन एवर ही इज गिविंग प्रेजेंटेशन, वेन एवर इज राइटिंग, सब कुछ जो है उस पर इंग्लिश में, तो एकदम चेंज आता है। तो हमें कम्युनिकेशन पे अपने काम करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। मैम मुझे एक चीज बताइए, हमने स्टूडेंट्स की बात करी, कॉलेज के इनिशिएटिव्स की बात करी, आप तो बहुत इंडस्ट्रीज हो, शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहां आपका पहुंच ना हो, लोग आपके पास ना आते हो, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, आप भी उनके साथ रिलेशनशिप रखते हैं। वो लोग आजकल क्या चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए सर, एक्चुअली में सबसे मैंने पहले भी बताया आपको, और मेन मकसद उनका है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आए, वो ये नहीं कह रहे हमें बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट दे दो या बिल्कुल डल स्टूडेंट दे दो, हम इसको बना लेंगे। देखिए सोशल वर्क कोई नहीं करता, ठीक। तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमें दे रहे हो, एक तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, दूसरा उसके अंदर लर्निंग पावर होनी चाहिए, उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो मुझे पढ़ना है, मुझे लर्न करना है, अगर मुझे नहीं आता मैं सीख लूँगा, सर आप बताइए तो सही क्या करना है, मैं करके ले आऊँगा। ऐसे बच्चे उनको चाहिए। वो ये कहते हैं कि हम उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी हो। अगर ये बच्चे में तीनों चारों चीज़ें हैं, ऐसे बच्चे हम हमारे को दीजिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है कि हमें इनको ट्रेन करें, क्योंकि हर कंपनी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग तो देती है।
एनवायरमेंटल ट्रेनिंग देती है और अपने ओरिएंटेशन उनका होता है, और जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है उससे पहले वो उसकी ट्रेनिंग चलती है। बोलते हैं हम वो सब करा लेंगे, लेकिन ये अगर चीज़ें नहीं हैं, और सबसे बड़ा सबसे मेन वर्ड वो जो बोलते हैं उसमें पैशन होना चाहिए। अगर वो पैशन कहीं मिसिंग है तो हम कितनी भी मेंटरिंग कर ले, बच्चा जो है नहीं सीख पाएगा। तो हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं, कोई हमने इंस्टीट्यूट खोला है, कंपनी ये कहती है हमने इंस्टीट्यूट नहीं खोला, बट हमारे को ऐसा तो दो जो सीख जाए और सीखने की उसके अंदर चाहत हो, मेन बात है। तो इस तरह से कंपनीज मांग रही हैं, वो कहते हैं। बट हाँ, जो बच्चे परफॉर्मर्स हैं वो वहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों ने भी अपनी अब सिस्टम बनाए हैं बहुत सारे, कि एक जो बहुत अच्छा परफॉर्मर है उसके साथ जो थोड़ा लो परफॉर्मर है उसको अटैच कर दिया। तो मेंटर मेंटी का जो एक अब आजकल चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो नॉट ओनली कॉलेजेस में चल रहा है या वो स्कूल्स में भी चल रहा है, वो इंडस्ट्री में भी चल रहा है, सब जगह मेंटर मेंटी वाला एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, देयर रिजल्ट्स आर गोइंग वेरी गुड। थैंक यू मैम। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मैम कि अभी ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वो अपने बेनिफिट के लिए पूछ रहा हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत यंग प्रोफेशनल्स, दे हैव गॉट जॉब, दे हैव गिवन असाइनमेंट, और भी बहुत लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे कि उन्होंने पहली जॉब पा ली। मुझे ये पता है मेरे अपने अनुभव के आधार पर जॉब पाना कई बार आसान होता है, उसमें टिकना मुश्किल होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। या ग्रो करना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी 3-4 टिप, जैसा आपने एक मुझे बताया कि अपस्किल की हमेशा जरूरत है। एक तरह की जॉब पा लिया आपने, अब क्या इंडस्ट्री स्किल चल रही है उसके आप ट्रेनिंग लीजिए, कहीं आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनसे करते रहिए। और इसके अलावा क्या चीज आपकी एडवाइस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले ही बात है उसको अपनी लाइफ की मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि लाइफ का मतलब है उसका टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जब तक वो नहीं करेगा, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है लाइफ मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट, तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ रास्ते पे नहीं चल पाएगी। करने के लिए, जीने के लिए वो जिएगा, रोटी खाने के लिए वो ले लेगा क्योंकि भगवान ने सबके लिए दिया है, वो खाएगा भी रोटी, लेकिन उसको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा और उस टाइम को अपने पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ और मुझे ये नेक्स्ट मेरा क्या गोल होगा। तो उसको अपने सारे गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब वो गोल्स को डिफाइन करे और टिक करे, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये। लेकिन ये पाएगा कैसे? कहने के लिए तो हमने कह दिया लाइन गोल करे, गोल लगा ले, यहाँ लगा ले, तो टिक करता जाए। नो, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक पैशन होना चाहिए, जीने का और सीखने का, जीने का और सीखने का। उसके बाद उस पैशन के लिए मेरे को क्या करना है, उस पैशन से मुझे क्या करना है, तो उसको समझ में आएगा कि मेरे को हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फिर मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं ये चीज़ें कर लूँगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो उसके जो सबसे बड़ी मेन बात है, उसके अंदर लर्नेबिलिटी बहुत जन है। उसको सोचना चाहिए मैं लर्न कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। फिर उसका अडेप्टेशन, अगर उसके पास एक एनवायरनमेंट आई, हमें तो हो यहाँ तो चेयर नहीं है, यहाँ तो पलंग नहीं है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, यहाँ तो लाइट कम है। लोग तो बल्ब में भी पढ़ते हैं, पढ़े। लोगों के पास होती थी नहीं वो लैंप लाइट में बाहर पढ़ते थे रोड पे। तो भाई आप आज तो आपको सब कुछ दे रखा अपने पेरेंट्स ने, सब कुछ। मतलब आपके नीचे गाड़ी है, आपको कोई ना कोई ड्राइवर छोड़ के आ रहा है, आपको खाने में बेस्ट मिल रहा है, आपको घड़ी मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और उसके बावजूद भी आप परेशान हो। पहले ये छोटी छोटी चीजें अचीव करनी पड़ती थी, और अब सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसको ये नहीं पता मुझे पाना क्या है। तो सबसे पहले उसको ये सब समझना पड़ेगा मुझे एक्चुअली, इसीलिए मैंने बोला उसको पाना क्या है, वो समझे। और अडेप्टेशन, जो मैं आपको बोल रही हूँ, अडेप्टेबिलिटी, तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप। ये भाई मेरे पास यही है, इसी में से मेरे को ग्रो करना है, इसी से मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है। तो वो क्या होगा कि अल्टीमेटली उसको सीखने को मिलेगा कि मेरे को चलना कैसे। और एक्सेप्टेबिलिटी, जो मिल रहा है उसी में करो, वो मेरा है और मुझे इतना ही मिलना था, और मुझे अब इसको बढ़ाना कैसा है।
मुझे वो सिखा दो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। तो बोले खाओगे क्या? मैं कहा 2 रोटी तो आप दे ही दोगी खाने को तो वो दे देना, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मुझे ये आप गुण सिखाओ, इसको मेरे को आगे जीवन में चाहिए, मैं आपका कब तक हाथ पकड़ूंगी, तो मुझे वो सिखा दो। तो ये बच्चे में होना चाहिए, और आज हम बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हैं। सो हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी इस चीज़ को समझें कि लर्निंग अडेप्टिवली एंड एक्सेप्टेबिलिटी, पैशन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब मिला के सक्सेस। सो दोस्तों, ये था एक मुलाकात डॉक्टर बबीता जी कटारिया के साथ। मैं उनसे मिला हूँ, बात की है, लेकिन जितना डिटेल में आज मैं उनको जान पाया कि उनका क्या पैशन है, कैसे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स के बीच में उनकी सोच है, और क्या उनके खुद के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो आज यहाँ रिवील किए मैम ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले किसी नए एपिसोड में वी सर पॉडकास्ट में किसी नई शख्सियत के साथ हम बात करेंगे जो दिल को छू जाए। थैंक यू।